नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप जुड़ चुके हैं पी न्यूज़ के साथ। मैं हूं आपका दोस्त बशीर नाज। आज हमारे साथ सीनियर एडवोकेट अब्दुल मजीद डार साहब हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के भी लॉयर हैं और यहाँ हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं और उसके साथ साथ ये सियासी तौर पीडीपी से वाबस्ता हैं और पीडीपी के सीनियर लीडर हैं। कुछ अहम इश्यूज हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर के हवाले से, तो इन्हीं पे उनके कानूनी नुक्ते नज़र जानने की कोशिश करेंगे। तो एडवोकेट मजीद साहब, आपका पी न्यूज़ में खैर मकदम है। वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। एक दो इश्यूज हैं बड़े अहम। पहले मैं आपको बोलूँगा कि हाल ही में जब असेंबली सेशन, मकसद सा सेशन था, विंटर सेशन, ऑटम सेशन सॉरी, तो उसमें पीडीपी के वहीदुर रहमान परा जो एमएलए हैं, उन्होंने एक बिल लैंड के हवाले से पेश की थी, लेकिन थोड़ी उसको सीएम ने रिजेक्ट किया। कानूनी तौर कैसे देखते हैं और क्या है कानूनी तौर, क्या सीएम ऐसा कर सकता है? और जो बिल कोई पेश करता है या प्रोड्यूस करता है, क्या कानूनी नुक्ता नज़र क्या है? देखिए, दो इम्पोर्टेंट बिलें वहीद साहब परा जो कि लेजिस्लेटर है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का असेंबली मेंबर भी है, उन्होंने दो बिलें लाई असेंबली में। इम्पोर्टेंट दोनों बिलें हैं और इसमें क्योंकि पब्लिक इम्पोर्टेंस है और पब्लिक फ्रेंडली एंड पब्लिक ओरिएंटेड, जो कि पब्लिक के वेलफेयर में थी। नंबर वन, जो लैंड का जो ये एंटी बुलडोजर या लैंड प्रोटेक्शन बिल, वो बेसिकली जिन लोगों के पास 2 मरले, 4 मरले, 5 मरले, 6 मरले या काफ़ी टाइम से जिन लोगों के पास है, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेज हुआ है, कुछ लोग वो डिवेलिंग हाउस के लिए यूज़ कर रहे हैं, वहाँ वो अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं 2 मरले, 4 मरले, 8 मरलों पे, और कहीं पर बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट हुआ है फ्रॉम टाइम्स मेमोरियल, काफ़ी टाइम से है। इसके लिए जो बिल उसने इंट्रोड्यूस करी थी, वो बेसिकली जो पावर होता है गवर्नमेंट के पास या स्पीकर के पास, क्योंकि जब कोई पॉपुलर गवर्नमेंट होती है या जो गवर्नमेंट एस्टैब्लिश बाय लॉ होती है स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में, वहाँ पर गवर्नमेंट के पास बड़ा पावर है। ये बिल जो पेश करते हैं उसमें नेसेसरी डेमोक्रेटिक सेटअप में ये प्रोवाइड है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वहाँ पर डिबेट होना चाहिए, और चीफ मिनिस्टर इज नॉट द बॉस ऑफ द असेंबली और लेजिस्लेटिव असेंबली, इट इज द डोमेन एंड प्रोरोगेटिव ऑफ द स्पीकर। और ये कोई बिल आउटराइटली चीफ मिनिस्टर के कहने पे, व्हेन ही वाज प्रेशराइजिंग मिस्टर वहीद परा साहब टू विड्रॉ द बिल इमीडिएटली और आई विल रिजेक्ट इट, वो तो ऑटोक्रेसी है, वो डेमोक्रेटिक सेटअप में नहीं है ये अलाउड। वहाँ उस वक्त जो सीएम का या स्पीकर का या जो असेंबली का रवैया बिल के हवाले से रहा, वो कानूनी तौर सही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यू कैन नॉट रिजेक्ट द बिल विदाउट हैविंग द डिबेट। पार्लियामेंट्री प्रोसेस में जहाँ डेमोक्रेसी प्रिवेल है, जहाँ द रूल इज गवर्न बाय फील्ड इज गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ, वहाँ उनको किसी भी हालत में, क्योंकि पब्लिक इंपॉर्टेंस टच कर रही थी, पब्लिक के वेलफेयर में थी ये, वो है, इनको पावर है अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशन में है, पार्ट 4 में कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसमें है आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक, 53 तक ये पावर बनता है सोशलाइज करने के लिए कोई भी बिल जिसमें बाद में एक्ट बन जाता है, और वो अगर पीपल फ्रेंडली है, पीपल के बेनिफिट में है, उनमें है। और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, ये दो चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं आज कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट में आपको बता रहा हूँ। एक होता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स डिफाइन किया है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से 25, 30 तक, वो हम एनफोर्स कर सकते हैं कोर्ट में। कोर्ट में जाके अगर किसी को, सिटीजन को कोई ग्रीवेंस है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ही कैन गो टू द कोर्ट एंड कैन एजिटेट हिज ग्रीवेंस बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन जो दूसरा पावर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो पार्ट 4 में है कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां पर आर्टिकल 36 से 51 तक, 53 तक ये प्रोविजन है, ये गवर्नमेंट को पावर देता है कि अगर आपको कोई बिल इंट्रोड्यूस करनी चाहे। देखो, बिल के 3 किस्म है। एक तो है प्राइवेट जो मिनिस्ट्रियल बिल होती है, वो जो गवर्नमेंट की बिल होती है। दूसरी है अनमिनिस्ट्रियल बिल, जो कि कोई अपोजिशन या कोई और कर ले, लेकिन कोई प्राइवेट बिल भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई रुकन वगैरह, हाँ, वो प्राइवेट बिल होती है, उसमें डिबेट नेसेसरली है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द डेमोक्रेटिक सेटअप। भाई, अब विदाउट डिबेट यू कैन नॉट रिजेक्ट इट, और चीफ मिनिस्टर का कोई लॉ स्टैंडर्ड नहीं है। यानी कानूनी तौर ये है कि उस वक्त जब बिल आई थी वहीद परा के तरफ से, तो असेंबली बाउंड थी कि उनको पहले उस पर डिबेट करना था, कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड, इट वाज बाउंड, it was binding on the part of the legislators and even on the part of the speaker also। वो देखो, वो बिलों का डिबेट नहीं होता है जहां आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फैब्रिक
या प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हिट होता है, या कोई फंडामेंटल राइट कोई हिट होता है वहां पर, और अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट और अगेंस्ट द सिक्योरिटी, वो बिल आपको नहीं लाना जो विच इज टोटली अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ और विच इज टोटली अगेंस्ट द मैंडेट ऑफ लॉ, या विच इज अगेंस्ट द टोटल फैब्रिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हिट करेगा सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री या जो पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ हो, वो बिल आपको टेबल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बाकी बिल है, नेचर ऑफ दिस बिल, जो वही सब पराने जो बिल दी थी, वो पीपल फ्रेंडली बिल थी और पीपल के इट वाज अ सेफ लेजिस्लेशन एंड इट वाज अ वेरी गुड लेजिस्लेशन, और ये लोगों के बेनिफिट के लिए जाना है। और उसमें डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में गवर्नमेंट का बनता है पावर इस बिल को इंट्रोड्यूस करना, डिबेट करना और पास करना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ लोगों का वहां पे अरकान असेंबली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थे या दूसरे लोगों ने, उन्होंने बोला कि जो वहीद परा साहब ने उस वक्त बिल पेश की थी, उस बिल में कहीं ना कहीं कमजोरी थी, वो उसको अच्छी तरह से ड्राफ्ट नहीं किया गया, कुछ चीजें मिस की गई। विदाउट रीडिंग, जब कोई डिबेट ही नहीं हुआ, उनको कहां से पता लगा ये वीक बिल है? वो बड़ी जबरदस्त, इट वाज वेरी ड्राफ्टेड, वेरी नाइसली ड्राफ्टेड, एंड उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल के कंटूर्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल नाइसिटी जो हम कहते हैं, लीगल नाइसिटी, वो सारा उसमें भर के था। बिल्कुल वो बिल बनाने वाला, बिल्कुल वो लेजिस्लेटर है, बड़ा इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटर वही साहब, वो बड़ा पढ़ा लिखा है, उसको सब कुछ पता है, कॉन्स्टिट्यूशन जानता है, और वो पब्लिक डोमेन में है। वो बिल बड़ी अच्छी तरह से ड्राफ्ट हुई थी। भाई आपने डिबेट ही नहीं किया, आपको कहां से पता ये कमजोर थी? या डिबेट के बाद आप बताना था ना ये कमजोर बिल है। सीएम साहब का तब ये कहना था कि इस बिल में कहीं ना कहीं उन लोगों को फायदा मिलेगा अगर इसको पास करेंगे जिन्होंने हाल ही में या जिन्होंने सरकारी जमीन पे कब्जा किया है। हम कैसे उन लोगों को जिन्होंने चोरी से या गलत तरीके से सरकारी जमीन पे कब्जा किया है उसको हम इस बिल के जरिए कैसे पास करेंगे? इसमें देखो मेरी बात सुनिए, ये कब्जा की बात नहीं है, ये कानून भी है। एक कानूनी नुक्ता है, ये सीएम साहब को पता होना चाहिए, वो है कि अगर कोई 12 साल से प्राइवेट किसी प्रॉपर्टी में कोई बंदा बैठा है, वो एडवर्स पोजीशन के लिए क्लेम कर सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में, ये प्रोविजन ऑफ लॉ है। और अगर मोर देन 29 ईयर्स है, पहले तो काफ़ी टाइम था, उसमें बाद में अमेंडमेंट हुई, अगर स्टेट लैंड के खिलाफ भी किसी का पोजीशन है, एडवर्स पोजीशन, ही कैन गो एंड किसी का ये डिग्री ले सकता है कोर्ट में, उसका बराबर हक बनता है, और उसको उसको रेगुलराइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी गवर्नमेंट को। ये क्या कह रहे हैं वो आप लोग 20 साल से जब उन्होंने अपने कब्जे में रखा, इंफ्रास्ट्रक्चर रेज किया, किसी का कोई वहां पर एस्टेब्लिशमेंट है, बिजनेस रन कर रहा है, आप कहाँ सोए थे? फिर उनका एडवर्स पोजीशन में उनका राइट अदरवाइज भी बनता है, और ये तो अच्छी लेजिस्लेशन था, उनको प्रोटेक्ट करना था। वो कोई फिक्स करते थे कोई मतलब अमाउंट, उसको देना था अगेंस्ट इन ल्यू ऑफ दैट जो उनके कब्जे में था वो गवर्नमेंट का लैंड। वो तो गवर्नमेंट को कर रहे, दिल्ली में कर रहा है, अब बंगाल में किया है लोगों ने, स्पेशल लेजिस्लेशन लाई है पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव असेंबली में। यहाँ भी डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में गवर्नमेंट का राइट बनता है, और जो चीज़ इफेक्ट करता है लाइवलीहुड का, वो लिखा है डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में, टू सी द प्रोटेक्शन ऑफ द लाइवलीहुड, टू सी द प्रोस्पेक्ट ऑफ ये जो लेजिस्लेशन है सोशल होना चाहे, सोसाइटी के हक में होना चाहे, वो बिल्कुल बेनिफिट में था लोगों के। उसमें क्या गवर्नमेंट को जाता है? वो डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में आपका पावर है, आप उस पावर को यूटिलाइज करना था, आपका प्रेरोगेटिव बनता है, आपके डोमेन में आता है। ये अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, ये बिल बिल्कुल इट वाज एन एप्ट बिल, और ये बिल्कुल ऑल स्टैंडर्ड जो उन्होंने उसमें एडहर किए थे, बड़ी अच्छी बिल थी, और गवर्नमेंट को करना है, क्योंकि जो लोग होते हैं वो सब्जेक्ट्स होते हैं, और जो इम्पोर्टेंट बिल होती है, जो पीपल फ्रेंडली होती है और लोगों के बेनिफिट में होती है, लेजिस्लेटर को पावर बनता है इसमें डिबेट करना, और डिबेट के बाद उसका देखना है कि whether this bill is worth for to be passed and then to make an act or not। मगर डिबेट इन हेल्दी डेमोक्रेसी वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है सर। अच्छा, एक और इशू है, बड़ा अहम है यहाँ जम्मू कश्मीर में। अगर देखेंगे जो एडहॉक जो मुलाजमीन है, कैजुअल लेबर्स, कई सालों से वो मुस्तकिली का डिमांड कर रहे हैं, बहुत सारे ओवरेज हो गए, बहुत सारे मर गए, लेकिन उस बिल के हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या कानूनी नुक्ते नजर? देखिए, इसमें बड़ी जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट में, एक स्टेट ऑफ बिहार की जजमेंट भी आई थी, वहाँ काफ़ी टाइम से लोग कैजुअल में काम कर रहे थे, तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको रेगुलर कर दिया, हाई कोर्ट ने रेगुलर करा है। भाई आप इनका 20-20 साल ले रहे हैं, ये आप एक्सप्लॉयटेशन थोड़े करोगे, ये तो नॉट परमिसिबल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर हमारे कितने लोग में, हमारे 2010 में एक एक्ट बन गया था, स्पेशल प्रोविजन एक्ट, उसमें जिसके 7 साल नौकरी की है उन्होंने, चाहे अडॉक किया है, चाहे वो कैजुअल किया है या टेम्पररी किया, डेली वेजर किया है, उनको बाद में रेगुलर किया। भाई उनका क्या कसूर है बेचारों को? उन्होंने अपना यूथ जो है वो पूरा प्राइम यूथ ने गवर्नमेंट में दिया, दे सर्व द डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट का ये भी फर्ज बनता है, गवर्नमेंट का ये भी फर्ज बनता है, भाई आप ये कहाँ जाएंगे? वो तो काफ़ी लोग वो लोग काफ़ी ओवरेज भी होंगे, अब वो कहीं पर जॉब देकर ना सीख द जॉब इन अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट,
उनके लिए लेजिस्लेशन लाना था, और ये बढ़िया ज़बरदस्त बिल थी जो लाई थी, इंट्रोड्यूस की थी। उस तबके को कम से कम सोशल बेनिफिट उनको मिल जाता और उनकी सर्विस रेगुलराइज हो जाती। वो भी गलत तरीके से उन्होंने रिजेक्ट किया, वो भी बिल्कुल उनके हक में, और बेचारे वो सफ़र कर रहे हैं। वो तो एक्सप्लॉयटेशन है। एक्सप्लॉयटेशन इज नॉट परमिसिबल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाल ही में एक बड़ा इशू हुआ MBBS के हवाले से, माता वैष्णो देवी जो मेडिकल कॉलेज, जो मुस्लिम कैंडिडेट इसमें नहीं होना चाहिए, तो इस इशू को कैसे देखते हैं? कानून क्या बोलता है? क्यों इस तरह की बातें होती है? देखिए, जो ये नेशनल एंट्रेंस टेस्ट का एलिजिबिलिटी टेस्ट आ गया, ये 2016 में आ गया, और उसमें जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वो उसके एम्बिट में आएंगे। जो भी क्वालिफाई करेगा, और ऑन द बेस ऑफ मेरिट मिलता है एलोकेशन ऑफ सीट्स। ये बात, मेरी बात गौर से सुनना। जो ये वैष्णो देवी का जो मेडिकल कॉलेज है, अभी उनका फर्स्ट सेशन है, इसमें क्योंकि मेरिट पे उनको एसेस करना है मेरिट, उसमें ये नहीं देखना है कि रिलीजन क्या है, सेक्स क्या है, क्रीड क्या है, कास्ट क्या है, ये नहीं देखना है। इसमें 2 जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। ये मैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये मिथ जो है ये तो रिमूव करना चाहिए माइंडसेट में। 2 जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट में। 2017 में एक जजमेंट आई, ऑल मेडिकल कॉलेजेस एसोसिएशन वेलोर की एक जजमेंट थी, तो वो सुप्रीम कोर्ट में आई। उसमें उन्होंने पूरा गाइडलाइंस किया। उन्होंने बोला कि मेरिट पे ये सारा एडमिशन होगा जो नीट के थ्रू आएगा। उसमें जिसका मेरिट जिस कॉलेज में एलोकेशन हो जाएगी उसको मेरिट के हिसाब से लेना, नॉट ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड और एनी सेक्स। ये नहीं बताया उन्होंने। उसके बाद 2020 में भी एक ऋषभ चौधरी की एक जजमेंट आ गई 2020 में, लेटेस्ट जजमेंट है, बिकॉज द फील्ड इज ऑक्यूपाइड बाय दीज 2 जजमेंट्स। या गौर से सुनना, उसमें यही है कि भैया आपका जो भी, उसमें ये नहीं है, बिकॉज जो वैष्णो देवी ये जो मेडिकल कॉलेज है, इट इज नॉट ऑन द बेस ऑफ एनी रिलीजियस एस्टैब्लिश। ये असेंबली में एक्ट पास हुआ है जब इनका लैंड को लीज आउट किया है वहाँ बनाने के लिए। वहाँ पर कहीं नहीं लिखा बायलॉज में और कहीं रूल्स में और रेगुलेशन में कि दिस इज ईदर माइनॉरिटी कॉलेज, क्योंकि यहाँ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में मेजॉरिटी मुस्लिम है, तो ये जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं वो माइनॉरिटी में कहते हैं। इसका कोई नहीं है वहाँ पर कि ये माइनॉरिटी कॉलेज है। गौर से सुनना जो मैं बात करूँगा, इसमें बिल्कुल ये नहीं है कि ये बोलेंगे कि 45 जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वो तो मेरिट पे आए हैं, और इसमें बिल्कुल इनका कोई हक नहीं बनता है जो कोई हिंदू परिषद उठाया है या कोई शिवसेना या भारतीय जनता पार्टी ये बोलें कि नहीं जी ये हमारा हमने हिंदू जो वहाँ पर है जो फंड आता है उस पर बनाया हुआ है, या माता वैष्णो देवी, हाँ, बोर्ड का। इसमें कोई नहीं है, नीट के कंट्रोल में है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, और ये मैं आज बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड में बोल रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो भी होते हैं वो लॉ ऑफ द लैंड होती है, नंबर 1, और बाइंडिंग एवरीबॉडी। हाई कोर्ट को ये भी बाइंडिंग होती है अंडर आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, हाई कोर्ट्स हैव टू वर्क इन एड ऑफ द ऑर्डर्स और जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और अंडर आर्टिकल 144 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो भी अथॉरिटीज है, चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे कोई मेडिकल कॉलेज हो, या हिंदुओं का हो, मुस्लिमों का हो, उन पे भी ये बाइंडिंग होती है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। ये उनको भी इन एड ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस उनको वो फॉलो करना है लेटर एंड सुप्रीम। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजमेंट जो मैंने बता दिया उसमें ये कहा है कि क्राइटेरिया सिर्फ है मेरिट, उसमें ये नहीं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कटिहार मेडिकल कॉलेज है पटना पे, यहाँ पर बिहार में, वो हालांकि माइनॉरिटी कॉलेज है, पूरा माइनॉरिटी का उसका स्टेटस माइनॉरिटी है। वैष्णो देवी का कोई नहीं स्टेटस है माइनॉरिटी, नो, इसमें कोई स्टेटस नहीं है। और उसमें भी उनको वहाँ बिसाइड्स मुस्लिम का जो बॉयज और गर्ल्स को वहाँ पर एडमिशन देते हैं एमबीबीएस में, वहाँ हिंदू लड़के भी है मेरिट पे जो आया, हालांकि वो माइनॉरिटी कॉलेज है। माइनॉरिटी कॉलेज में उनको है कुछ परसेंटेज जो उनका है वहाँ पर दिया है, दैट इज बेस्ड ऑन माइनॉरिटी कॉलेज। ये अल इशफाक ट्रस्ट है वहाँ पर। माइनॉरिटी में ये हो सकता है, माइनॉरिटी में कुछ सीटें एक्स्ट्रा दिए जाएंगे माइनॉरिटी कोटा में, तो लेकिन ओवरऑल कॉलेज में तो कास्ट, क्रीड, मजहब वजहब ये चीज तो नहीं होगी। इसमें माता वैष्णो देवी का जो है ये बड़ा हमारे लिए बड़ी प्राइड की बात है। ये एक बड़ा प्राइम इंस्टीट्यूशन बन गया मेडिकल में, इसमें बिल्कुल आपको मेरिट देखना है। और जबकि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो मैंने ऊपर दोनों बता दिए उसमें बाज़ाब्ता गाइडलाइंस है कि टोटली क्राइटेरिया ये है कि ऑन द बेस ऑफ मेरिट, इसमें ना रिलीजन देखना है ना कुछ है। और वो वक्त ज़ाया कर रहे हो, गवर्नर साहब के पास उन्हें मेमोरेंडम दिया, दैट इज टोटली अगेंस्ट द फैब्रिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट दीज 2 जजमेंट्स which I refer to you or which I told you. These 2 judgments are binding and we have to follow these 2 judgments. जो लोग इस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जो लोग ये डिमांड कर रहे हैं नहीं उनको निकालना चाहिए, ये नहीं ये हमारा कॉलेज है, तो उन लोगों को कानूनी तौर कोई पाबंदी नहीं है कि उनको कानून क्या बोलता है, उन लोगों के साथ क्या हो? ये गलत कर रहे हैं, वो अपना पॉलिटिकल जो उनका गिमिक है, ये पॉलिटिकल माइलेज वो गेन करना चाहते हैं इसमें। अदरवाइज देयर इज नो जस्टिफिकेशन ऑन देयर पार्ट
to make or to tender any memorandum before His Excellency the Lieutenant Governor of the State of Jammu and Kashmir, Union Territory of Jammu and Kashmir. बिल्कुल कोई हक नहीं बनता है उनका, और ये आप उनको याद रखना चाहिए. It is not a Hindu राष्ट्र. No, it's a secular, जो secular डिफाइन किया अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और प्रियम्बल में भी आप ये मेरी बात याद रखना, सेक्युलर का जब 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हुई 1976 में, वो बाज़ाब्ता कॉन्स्टिट्यूशन में है, इज ए सेक्युलर सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ये हिंदू राष्ट्र नहीं है. ये गेम बंद करो, ये कहीं नहीं चलेगा आपको, और ये आपको टोटली ऑन द बेस ऑफ मेरिट, विदाउट रिलीजन, कास्ट, क्रीड और सेक्स, ये नहीं. एडवोकेट साहब, इस तरह के जो पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए इस तरह के बयान, या किसी खास तबके को टारगेट बनाना, या किसी खास तबके की बात करना, कहीं ना कहीं ये फिरकावारियत को हवा दे रहा है, और इससे जो कौमी मुफाद है उसको नुकसान नहीं पहुंचता. हर महीने को नुकसान पहुंचेगा. जो कॉन्स्टिट्यूशन का फैब्रिक है उसको नुकसान पहुंचता है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल नुकसान पहुंचता है. जो वहाँ पर आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 उसको हिट कर रहे हैं. इनकी जो ये मॉडस ऑपरेंडी है, ये जो कुछ एलिमेंट या खाम खत्म कर रहे हैं, एब्सोल्युटली. और मेरी बात सुनिए, इससे हमारा, चूंकि वी आर प्राउड टू बी द सिटीजन्स ऑफ अ ग्रेट नेशन. ये डेमोक्रेटिक कंट्री है. द रूल ऑफ लॉ इज बीइंग गवर्न बाय द डेमोक्रेटिक सेट ऑफ द कंट्री. इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री. और ये वी हैव साइंड मेनी ट्रीटीज फॉर अपहोल्डिंग द मैजेस्टी एंड द मैंडेट ऑफ लॉ. और डेमोक्रेटिक जो सेटअप है उसको रखवाली करना हमारे लिए फ़र्ज़ है. और इससे हिंदुस्तान की वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे बहुत बदनामी होगी इन चीज़ों को अगर कोई प्रमोट करेगा. ये टोटली एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी है. इन लोगों को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए. अच्छा, एक बर्निंग इशू हमारे कश्मीर में आज की डेट में बिजली के हवाले से. कुछ लोग कहते हैं कि सरकार 20% जो पीक ओवर्स हमारे हैं उसमें, मतलब फीस में 20% इजाफा करने वाले हैं. कुछ लोगों का ये कहना, हालांकि सरकार का ये कहना है कि नहीं, ये प्रपोजल हमारा नहीं है, हम ये करने नहीं देंगे. तो लेकिन कहीं ना कहीं आम लोग इसमें कहीं ना कहीं परेशान हैं, और लोगों तक ये मैसेज नहीं कि सही बात क्या है. तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें बाज़ाब्ता एक अथॉरिटी है, चूंकि ये यूनियन टेरिटरी है. ये जो देखो, मैं एक बात सुनो, यहाँ पर जो हमारे यूनियन टेरिटरी में बदकिस्मती से आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया, जो भी हमारे यहाँ कुछ लोकल एक्ट्स थे वो खत्म हो गए, रिपील हो गए, बहुत से एक्ट, मोस्ट ऑफ द एक्ट्स, मोस्ट ऑफ द लॉज. ये बेसिकली ये जो बिजली का ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, वो रेगुलेट करते हैं सारा ये. और ये जो हाइक करना है या कोई बेनिफिट देना है, ये यहाँ की गवर्नमेंट ये कोई डिसीजन, यूनिलैटरल डिसीजन नहीं ले सकते हैं. भाई, लोगों का आपका देखना है कि यहाँ बड़े, ये तो पिछले 36 साल से ये सोसाइटी में जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, ये बड़े काफ़ी सफ़रर्स है. जो यहाँ पर टर्माइल था पिछले 36 साल से, सफ़र व इकोनॉमिकली वी हैव सफर्ड अ लॉट. यहाँ पर टूरिज्म खत्म हो गया था. यहाँ लोगों का उतना है नहीं पर कैपिटा इनकम. आप जीडीपी का देखो ना, जो ओवरऑल जीडीपी हमारी है, यहाँ कश्मीरी लोग, जम्मू कश्मीर के लोग बड़े गरीब हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन ले रहे हैं. ये आप एट वन फाइन मॉर्निंग आप कहते हैं जी मैं 20% हाई करूँगा. कहाँ? आपको एसेस करना है ग्राउंड रियलिटीज. लोग हैं नहीं उस पोजीशन में कि वो 20% या इवन बिजली फीस देने में बड़े. और आपके पास सोशल लेजिस्लेशन लाओ ना, आपके पास डायरेक्ट म्युनिसिपल स्टेट पॉलिसी में पावर बनता है, और लोगों के बेनिफिट के लिए काम करो ना आप. ये नहीं है कि लोग कहते हैं हम नहीं बिजली फीस दे देंगे. आप सपोज रैंडमली आप करोगे कि नहीं जी मैं आप रैंडमली करूँगा, 20-20 हज़ार रुपया देना पड़ेगा डोमेस्टिक के लिए. लोगों के पास कैपेसिटी नहीं है बेचारों के. आप एसेस करो ना पहले लोगों की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है. लोग यहाँ बड़े गरीब हैं, क्योंकि टर्माइल रहा है पिछले 40 साल. यहाँ टूरिज्म ने सफ़र किया, ट्रेडर्स ने सफ़र किया, यहाँ के लोकल जम्मू कश्मीर के लोगों ने सफ़र किया. तो उसका आपको ध्यान में रखना है. और ये चीज़ें नहीं हो रैंडमली आप बोलोगे हम जी आज ये इंक्रीज़ करेंगे, आपको मीटर लगाएंगे, ये बिजली देंगे. भाई, आपको लोगों का भी ख्याल रखना है. लोगों की जो आजकल माली हालात है उस पर नज़रसानी रखनी है, और वो डिसीजन लेने हैं जो लोगों के बेनिफिट के लिए. वजीर आला का ये कहना है कि जब तक मीटर राइज सारा नहीं होगा तो हम कैसे 200 यूनिट फ्री देंगे, क्योंकि ये मीटर से ही पता चला कि किसने कितने यूनिट इस्तेमाल किया, उसमें से फिर 200. उसको कैसे देखते हैं? देखो, ये तो उसका मैनिफेस्टो में था ही नहीं. ये जो प्री कंडीशन अब लगा रहा है, ये टैक्टफुली ये वांट्स टू रिजाइल फ्रॉम हिज प्रॉमिस. वो तो इलेक्शन में मैनिफेस्टो में लिखा है कि मैं, वो केजरीवाल ने नहीं दिया पंजाब में, उन्होंने कहाँ ये कंडीशन लगाई. आप पंजाब में देखो, दिल्ली में देखो, जब केजरीवाल की गवर्नमेंट थी, अभी पंजाब में चल रहा है. अब देखो वहाँ मोहाली में चल रहा है, वहाँ तो 200-300 यूनिट फ्री है. वहाँ पर कोई प्री कंडीशन नहीं है मीटरों की. वहाँ उन्होंने कैसे मैनेज किया. यहाँ इसने तो इलेक्शन में बोला उमर अब्दुल्ला साहब ने कि मैं जी जो ही मैं आ जाऊँगा,
वो छोटो, मैं वो रिपीट नहीं करूंगा। वो नौकरी दूंगा, गैस सिलेंडर, मैं उसमें नहीं आऊंगा। मैं आपको बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ। आपने बोला मैं कर लूंगा 200 यूनिट फ्री, यार कर लूँ, उसमें क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है? आपके पास रिसोर्सेज है, गवर्नमेंट भी आपको काफी फंड दे रहा है। गवर्नर साहब ने बोला ये इसके डोमेन में आता है, इसके जुडिशन में आता है, वो कर लो। ये तो वर्कआउट हो गया वहां पर, और ये कामयाबी हुआ पंजाब में, दिल्ली में हुआ, जहां पर केजरीवाल साहब ने दिया, वो भी यूनियन टेरिटरी है, वो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट। वहां पर भी चल रहा है, 200 यूनिट फ्री है, तो यहाँ कर लो, क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ तो हमारी हालत उनसे बहुत अबतर है और बहुत खराब हालत है फाइनेंशियली हम लोग। ये उसको करना चाहते, वो तो धोखा दिया उसने पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को कि 200 यूनिट में फ्री हो। इलेक्शन मैनिफेस्टो में उसमें कोई प्री कंडीशन नहीं थी। नाज़रीन, आपने सुना एडवोकेट अब्दुल मजीद साहब को, जो अहम इशू हमने उठाए आज। एक तो MBBS के हवाले से माता वैष्णो देवी, दूसरा जो हमारे कैजुअल लेबर्स हैं, ये मुलाजमिन हैं, उनकी मुस्तकिली के हवाले से बिजली फीस की भी बात हुई है। तो आपने सुना उन्होंने क्या कहा, और खासकर असेंबली में जो बिल्स आए थे जिनको रिजेक्ट भी किया और उन पर बात भी नहीं हुई, उसके हवाले से भी उन्होंने कानूनी अपने सारे क्या नुक्ते हैं वो बता दिए हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ, कुछ ऐसे ही सवालात जो आपके हैं उन तक पहुंचाएंगे। दीजिए तब तक इजाज़त, खुदा हाफिज़।